हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीएसटी में। दोस्तों, मैं पीएसटी में लेके आ गया हूँ हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स की ये सीरीज़। ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपके हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। जिस तरह से एचपीपीएससी ने अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चेंज किया है, उस बदलाव को देखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है। ये सीरीज़ आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर होगी, बाकी आपको उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप पीएचडी से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीएचडी के टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सर शॉन कॉनेरी से संबंधित है? इस हॉलीवुड अभिनेता की 90 वर्ष की आयु में हाल ही में मृत्यु हो गई। कथन 2, यह जेम्स बॉन्ड का किरदार निभा चुके दिग्गज अभिनेता थे। तो दोस्तों, ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों कथन सही है, या फिर ऑप्शन 2 सही है, या फिर कथन 1 सही है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। एक कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। दोस्तों, आपको बता दें कि जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने के लिए मशहूर अभिनेता सर शॉन कॉनेरी का 90 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया था। जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर था, उसको बड़े पर्दे पर लाने वाले ये पहले अभिनेता थे। दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आपको बता दूं दोस्तों, जो इनकी जो प्रमुख फिल्में थी उनको भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है। द विंड एंड द लायन एक फिल्म थी, और दूसरी द मैन हू वुड बी किंग, और इंडियाना जोन्स एंड लास्ट क्रूसेड जैसी कई फिल्मों में इन्होंने काम किया। और साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, ये ऑस्कर पुरस्कार विजेता भी थे। इनको 1987 की एक फिल्म थी द अनटचेबल्स के, उसके लिए इनको सपोर्टिंग कलाकार के तौर पे ऑस्कर से भी नवाजा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और एचपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से कथन पुद्दुचेरी से संबंधित है? कथन 1, पुद्दुचेरी ने 1 नवंबर को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। कथन 2, 1 नवंबर 1954 को पुद्दुचेरी का भारत में विलय हुआ था। कथन 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुद्दुचेरी को फ्रांसीसी संस्कृति की खिड़की कहा था। तो उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सत्य है दोस्तों? कथन 1 और 2 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कथन 2 और 3, ऑप्शन सी कथन 1 और 3, ऑप्शन डी कथन 1, 2, 3 तीनों ही सही है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त दिए गए तीनों ही कथन सत्य है। दोस्तों, पुद्दुचेरी भारत में विलय से पूर्व फ्रांसीसियों के अधीन हुआ करता था। याद रखिएगा, क्योंकि ये इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कभी कि फ्रांसीसियों के अधीन भारत का कौन सा क्षेत्र था, तो पुद्दुचेरी। ठीक है, और आपको बता दें कि 1 नवंबर 1954 को इसका भारत में विलय हुआ था, इसीलिए 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विलय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो पुद्दुचेरी है यहाँ पे एक और दिवस मनाया जाता है जो 16 अगस्त को मनाया जाता है, यहाँ का मुक्ति दिवस, डी ज्यूरी डे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है 16 अगस्त को क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे का जो कारण है दोस्तों, 16 अगस्त 1962 को फ्रांस ने जो सत्ता थी पुद्दुचेरी की वो पूरी तरह से भारत को सौंप दी थी, और न्यायिक हस्तांतरण पूरी तरह से हो गया था। जो भी क्षेत्र थे, जैसे पुद्दुचेरी तो एक पर्टिकुलर प्लेस है, उसमें जो टेरिटरी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया इसमें जैसे कराईकल है, आपका माहे है, ये जो तमाम क्षेत्र हैं ये पूरी तरह से इसके अधीन आ गए, भारत के पास आ गए। तो इसलिए इसको मतलब 16 अगस्त को यहाँ पे मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये जैसे कि मैंने बताया ऊपर जो कथन दिया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये इसको फ्रांस की संस्कृति का
की खिड़की भी कहा है। तो इसका जो कारण है, मुख्य कारण है, वो यही है कि यहाँ पे फ्रांस की संस्कृति के सीधा सीधा प्रभाव यहाँ की बहुत सारी चीज़ों में देख सकते हैं। रहन सहन में, यहाँ के निर्माण कलाओं में, हस्तशिल्प में, तमाम कई तरह के क्षेत्र में फ्रांस का प्रभाव सीधे तौर पे देखा जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसे जुलाई 1963 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ के बारे में ये है कि जो इसके जो अलग अलग क्षेत्र आते हैं पुदुचेरी में, जैसे आपका पौंडीचेरी खुद हो गया, पुदुचेरी भी जिसे बोलते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस है। इसी तरह से कराईकल है और यनम है, माहे है। तो ये अलग अलग जगहों पे है। जैसे पौंडीचेरी और कराईकल है तो ये तमिलनाडु में आते हैं। यनम आपका आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है और आपका माहे जो है वो आपका केरल से लगा हुआ है। तो किसी एक ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके शहरों की सीमाएं आपस में नहीं मिलती है? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके शहरों की सीमाएं आपस में नहीं मिलती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों निम्नलिखित दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। यूथनीशिया शब्द इच्छा मृत्यु से संबंधित है। कथन 2, न्यूजीलैंड के 65% लोग इच्छा मृत्यु के पक्ष में है। कथन 3, भारत में यूथनीशिया की पूर्ण स्वतंत्रता है। और कथन 4, इच्छा मृत्यु से रूबरू करवाने वाला पहला देश नीदरलैंड है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1, 2, 3 कथन है, ऑप्शन बी 2, 3, 4, या फिर ऑप्शन सी 1, 2, 4, या फिर ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, चारों के चारों सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1, 2 और 4 सही है। दोस्तों अगर बात करें कि ये हाल ही में चर्चा में आया, तो चर्चा में इसलिए आया कि न्यूजीलैंड ने एक जनमत संग्रह कराया है इस पर कि कौन कितने लोग इच्छा मृत्यु के पक्ष में है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के 65% लोग इच्छा मृत्यु के पक्ष में थे। और अगर बात करें कि दोस्तों भारत के संदर्भ में इसका क्या स्टैंड है, तो भारत में आत्महत्या करने की या फिर इच्छा मृत्यु की कोई पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं है। दोस्तों 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था इसके पक्ष में, इसके संदर्भ में। उसमें ये बताया गया कि कुछ कंडीशन में इच्छा मृत्यु को मंजूरी मिल सकती है, वो भी एक परमिशन लेनी पड़ेगी। वो वजह ये है कि जैसे किसी को बहुत ऐसी बीमारियां लग जाती है जो मतलब जिसका कोई भी इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी लग जाती है, तो उस स्थिति में जब किसी भी तरह का उपचार हो पाना मुश्किल है, तो उस स्थिति में लास्ट स्टेज में जाके अगर कोई मतलब जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो मतलब बदतर ज़िंदगी जी रहा है, उससे अच्छा मरना ज़्यादा बेटर है, तो उसके लिए ये चीज़ें अलाउ की जा सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए ये गलत हो गया ये वाला स्टेटमेंट। बाकी अगर हम बात करें कि दुनिया में सबसे पहले किस देश ने इस चीज़ को वैधता मंजूरी दी थी अपने देश में, इच्छा मृत्यु को, यूथनीसिया को, तो वो था आपका नीदरलैंड। इसने 2002 में अपने देश में इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानसर झील से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। जम्मू कश्मीर में स्थित है। हाल ही में 198.37 करोड़ रुपए की लागत की व्यापक मानसर विकास योजना का उद्घाटन किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स की रामसर सूची में शामिल है। तो उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। कथन 1, कथन 2 और कथन 3 मानसर झील के बारे में तीनों ही सही है। दोस्तों अगर बात करें मानसर विकास योजना की, तो इस योजना का लक्ष्य जो मानसर झील है उसके आसपास के जो तमाम सारे एरिया हैं वो टूरिज़्म के पर्पज़ से डेवलप करना, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है पुराने उनका जीर्णोद्धार करना, और तरह तरह के जो भी टूरिज़्म के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को डेवलप करना इस योजना का उद्देश्य है। और अगर बात करें दोस्तों मानसर झील के महत्व के बारे में, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स की रामसर सूची में शामिल स्थलों की सूची में से एक है। दोस्तों आपको बता दें कि सुरिनसर एक जो झील है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो इसकी जुड़वा झील माना जाता है इसको। तो इस तरह से भी आपको पता होना चाहिए कि मानसर झील की जुड़वा झील कौन सी है, सुरिनसर झील। ठीक है, और साथ ही साथ एक फैक्ट और जान लीजिए, सुरिनसर मानसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर गौरव शर्मा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है। इन्हें न्यूजीलैंड की संसद का सदस्य चुना गया है। उपरोक्त दिए गए कथनों में कौन से सत्य है? 1 और 2, 2,
केवल एक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। दोस्तों डॉक्टर गौरव शर्मा ने न्यूजीलैंड के हैमिल्टन से इलेक्शन लड़ा था, तो उन्होंने इलेक्शन जीत लिया था और न्यूजीलैंड में सांसद बन गए हैं। ये हाल ही की खबर है, तो आपको ये याद रखना है। और आपको बता दूं कि जो गौरव शर्मा जी हैं ये मेडिसिन और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए डॉक्टर हैं। तो इन्होंने वहाँ पे चुनाव लड़ा, जो डेमो यहाँ की जो लेबर पार्टी है वो उसके प्रत्याशी थे ये। और जो इन्होंने अपने अगेंस्ट जो इनके था वो था नेशनल पार्टी का उम्मीदवार टीम मैसिंडो, ठीक है, उसको इन्होंने हराया था। तो याद रखना है, एक हिमाचली जो न्यूजीलैंड में विजेता रहे, एक सांसद बने, तो वो कौन है? वो है डॉक्टर गौरव शर्मा। दोस्तों न्यूजीलैंड के इस इलेक्शन में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा कि वह पहले भारतीय कौन है जिन्होंने न्यूजीलैंड के मंत्रिमंडल में पहली बार जगह पाई है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि केरल की प्रियंका राधाकृष्णन जो लेडीज़ है उन्होंने न्यूजीलैंड में मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्रियंका राधाकृष्णन का नाम, जो न्यूजीलैंड में पहली भारतीय व्यक्ति है जो वहाँ पे मंत्री पद, वहाँ की कैबिनेट में मंत्री पद प्राप्त कर रही है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के मीठे पानी के दलदल कबरताल को रामसर साइट घोषित किया गया है। कथन 2, आसन बैराज उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है। कथन 3, आसन बैराज को रामसर साइट घोषित किया गया है। कथन 4, भारत में रामसर स्थलों की संख्या 49 हो गई है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है दोस्तों? ऑप्शन ए में कथन 2, कथन 3, कथन 4, ऑप्शन बी में जो कथन 2, कथन 3 या फिर कथन 4, या फिर ऑप्शन सी में कथन 1, कथन 2 फिर कथन 4। तो दोस्तों ऑप्शन डी है कथन 1, कथन 2, कथन 3, ये 3। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कथन 1, कथन 2, कथन 3 सही है। तो दोस्तों कथन 4 इसलिए सही नहीं है क्योंकि भारत में रामसर स्थलों की संख्या 49 नहीं बल्कि 39 हो गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कथन 1 है पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है हाल ही में। कथन 2 है पन्ना टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। कथन 3 है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बनाया गया था। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो देख लीजिए आप, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है। दोस्तों आपको बता दूं ऑप्शन 2 गलत इसलिए है क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आपको बता दूं जैसा कि कथन 3 है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी, लेकिन जब इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 1994 में पन्ना को, जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि जो यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसको 1971 में लॉन्च किया गया था। ये एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों और उनके एनवायरनमेंट के बीच संबंधों के सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, टी.एन. कृष्णन का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। टी.एन. कृष्णन प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। कथन 3, इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन से सत्य है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में जो दिए गए कथन है, ऑप्शन सी में या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 सही है। कथन 3 इसलिए सही नहीं है दोस्तों क्योंकि इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से नहीं नवाजा गया था बल्कि इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 1992 में। लॉन वरातु अभियान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इस अभियान को छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा पुलिस ने 2020 में लॉन्च किया है। लॉन वरातु का अर्थ स्थानीय गोंडी भाषा में घर वापस लौटो होता है। इस अभियान के तहत पुलिस छोटे बड़े नक्सलियों और उनके सहयोगियों के नाम और पहचान सार्वजनिक कर पोस्टर के माध्यम से उनको आत्मसमर्पण करने की अपील कर रही है। उपरोक्त दिए गए कथनों में कौन से सत्य है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। 1, 2, 3 तीनों ही कथन सत्य है। हिमाचल सरकार द्वारा वन संपदा के संरक्षण एवं विस्तार के लिए चलाई जा रही योजनाओं का हिस्सा है। एक बूटा बेटी के नाम, विद्यार्थी वन मित्र योजना, सामुदायिक वन संवर्धन योजना या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हिमाचल सरकार द्वारा वन संपदा के संरक्षण और विस्तार के लिए चलाई जा रही मुहिम का हिस्सा है। दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की अमूल्य वन संपदा धरोहर के संरक्षण और विस्तार के लिए राज्य सरकार की अगुवाई में वन विभाग अनेक योजनाएं चला रहा है, जिनमें कि एक बूटा बेटी के नाम, विद्यार्थी वन मित्र योजना, सामुदायिक वन संवर्धन योजना आदि है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि हिमाचल प्रदेश में वनों के घनत्व में वृद्धि करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल में लहसुन के उत्पादन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सिरमौर हिमाचल प्रदेश का लहसुन उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ जिला है। लहसुन की मांग तथा पैदावार को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया है। नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन करनाल में जहाँ इसका हेडक्वार्टर है, वो रीजनल स्टेशन कुल्लू ने अच्छी किस्म के लहसुन का बीज किसानों को उपलब्ध करवाया है या करवाते हैं। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन से सत्य है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। कथन 1, कथन 2, कथन 3 तीनों के तीनों कथन सही है। दोस्तों आपको बता दूं कि सिरमौर ज़िले में लहसुन का उत्पादन जो है वो रबी के मौसम के दौरान किया जाता है। रबी के मौसम में बोले तो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो सिरमौर ज़िले में है, ये भी क्वेश्चन देखा गया है कई बार कि कौन सी किस्म की लहसुन का उत्पादन किया जाता है। तो एग्री पार्वती किस्म की वैरायटी की लहसुन का सिरमौर में उत्पादन किया जाता है। लोहरी जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 300 मेगावाट क्षमता वाली विद्युत परियोजना है। कथन 2, इस परियोजना को बनाओ, स्वामित्व, संचालन, रखरखाव, बिल्ड, ओवन, ऑपरेट, मेंटेन आधार पर SJVN द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका निर्माण व्यास नदी पर किया जा रहा है। यह कुल्लू तथा शिमले जिले में स्थित है। उपरोक्त दिए गए कथनों में कौन से सत्य है दोस्तों? ऑप्शन ए में दिए गए कथन, ऑप्शन बी में या फिर ऑप्शन सी में दिए गए कथन या फिर ऑप्शन डी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। कथन 4 और कथन 2 सही है, बाकी गलत है, क्योंकि यह 300 मेगावाट क्षमता वाली विद्युत परियोजना नहीं है, बल्कि ये 210 मेगावाट क्षमता वाली विद्युत परियोजना है। और इसी तरह से विकल्प जो कथन 3 ये गलत है, इसलिए है क्योंकि इसका निर्माण व्यास नदी पर नहीं बल्कि सतलुज नदी पर किया जा रहा है। बाकी आपको बता दें दोस्तों कि इसके बारे में जो समझौता हुआ था वो राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो नवंबर 2019 में हुई थी, उस समय इस पे हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है,